एम्प्लॉयज के रिलेटेड नहीं है। देखो एम्प्लॉय से कि सैलरी से रिलेटेड तो स्पेसिफिकली नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि पेरोल का काम सिर्फ सैलरी बनाना नहीं है। पेरोल का काम एम्प्लॉय का डेटा मेंटेन करना है फ्रॉम दी स्टार्टिंग, कि भाई वो ऑफिस आ रहे हैं, रूटीन में नहीं आ रहे हैं, उनकी अटेंडेंस मेंटेन करना। ठीक है। तो पेरोल का काम सिर्फ इतना सा नहीं होता। इवन आप प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो पेरोल डिपार्टमेंट, इवन अगर आप जब किसी ऑफिस में ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत सारे मैटर्स में वो हेल्प करेगा। जैसे भी आपका जो सैलरी बनना है उसकी स्टार्टिंग कैसे होगी, जैसे अपनी बैंक अकाउंट डिटेल देंगे तो पेरोल डिपार्टमेंट बुक से बोलेगा कि भी ये डिटेल्स आप टाइमली सबमिट कर दीजिए। ठीक है। आपका एक्सेस कार्ड, आप कंपनी के अंदर आ भी सकते हो नहीं आ सकते हो, वो सब चीज आपके एक्सेस कार्ड से होगी, तो वो एक्सेस आपको देना। ठीक है। आप कब जा रहे हो कब आ रहे हो वो डेटा मेंटेन करना, आपने कितना काम किया वो डेटा मेंटेन करना। तो अल्टीमेटली ये जो पूरा डेटा मेंटेन होता है मंथ एंड में, उसी की बेसिस पर सैलरी कंप्यूट होती है ना। और वो कंप्यूटेशन होने के बाद उसमें अब आपके डिडक्शंस क्या क्या है, आपकी सैलरी बनी है उसमें से क्या क्या स्टैट्यूटरी डिडक्शंस होते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड का पैसा आपका कटेगा, अगर ईएसआईसी का कंट्रीब्यूशन है तो वो आपका डिडक्ट होगा, दूसरे अगर कोई डिडक्शंस हैं जो स्टैट्यूटरी होने चाहिए, आपका इनकम टैक्स अगर बनता है तो उसमें से टीडीएस अगर काटना है तो पेरोल का काम सिर्फ सब्जेक्ट टू सैलरी नहीं है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर हो जाती हैं। ठीक है। तो एक हर हर कंपनी में अपना एक डिपार्टमेंट होता है उनका, जिसको वो लोग पेरोल डिपार्टमेंट कहते हैं। इट इज जनरली वो एचआर का एक पार्ट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, उसका एक पार्ट होता है जिसको हम लोग पेरोल डिपार्टमेंट कहते हैं। ठीक है भाई, आगे बात समझ में यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ठीक है। तो अब इन लोगों ने एक जनरल सिस्टम जो जिस चीज को देखते हुए बनाया है, वो सर्विस सेक्टर को देखते हुए नहीं बनाया है। वो बनाया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। जो लेबर होती है वो लेबर जाती है काम करती है, तो वो कैसे चीजें होती है ना, उसको कंसीडर करते हुए उन्होंने यहाँ पे ये बताया है। ठीक है। तो वो सिस्टम हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि भाई मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह हैं वहाँ एम्प्लॉयज वगैरह जाते हैं करते हैं, और कैसे उनका डेटा कैप्चर ही कर रहे हैं, वो सब चीज हम लोग देख लेंगे ना, एक सेकंड में। हाँ। तो अब स्टार्टिंग फ्रॉम द क्लॉक कार्ड सबमिटेड एंड इनपुट। ठीक है। अब क्लॉक कार्ड क्या होता है भाई? क्लॉक कार्ड देखा है आप लोगों ने कभी कि नहीं देखा? सुना है क्लॉक कार्ड के बारे में? दिखाऊं आप लोगों को कैसा होता है क्लॉक कार्ड? क्लॉक कार्ड नहीं सुना क्लॉक कार्ड के बारे में कभी? नो सर। कोई बात नहीं, नाम ही क्लॉक कार्ड है इसका, तो देखो नाम ही क्लॉक कार्ड है। ठीक है। ये दिख रहा है कार्ड आपको यहाँ पे? ये बहुत छोटी इमेज है, एक सेकंड। अरे कहाँ चला गया हमारा क्लॉक कार्ड? ये दिख रहा है यहाँ पे? ये थोड़ा सा इसको जूम करना पड़ेगा ना हमको, तब ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से दिखेगा। इसको जूम करते हैं। नहीं, जूम वाला मेन्यू कहाँ चला गया? कोई बात नहीं। दिखा अभी ये अच्छे से? अब यस। इसमें क्या क्या लिखी, क्या क्या चीजें लिखी है? इस पे एक नंबर लिखा है, एक नाम लिखा है, वीकेंड है, मॉर्निंग में कब आए कब गए, आफ्टरनून में आप कब आए हो कब गए हो, उसके बाद ओवर टाइम का भी इसमें प्रोविजन दिया गया है ना। दिख रहा है ये सब चीजें? ऐसा नो? यस सर। दिस इज क्लॉक कार्ड। तो क्या होता है कि जो फैक्ट्रीज होती हैं, ऑर्डिनरी टाइम कितना हुआ है ना, ओवर टाइम कितना गया, ये एक वीक का है। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो जनवरी सॉरी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, 7 दिन के हिसाब से बनाया गया है टोटल वीक। क्योंकि यूएस में क्या होता है एक्चुअली, वो 7 डेज ही वर्क करते हैं, और हर हफ्ते के एंड में उनकी सैलरीज भी आ जाती है। यूएस में जनरली सिस्टम चलता है। हमारे यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ पे 30 डेज का सिस्टम है, मंथ एंड में हमको सैलरीज मिलती है, तो इसलिए ये थोड़ा सा अलग बना हुआ है ना। पता है ये चीज आपको? यस सर। हाँ।
टोटल वेजेस कितना हो गया, टैक्सेस, डिडक्शंस, अमाउंट कितना पे करना है। तो दिस इज हाउ अ क्लॉक कार्ड इज मेंटेन्ड। ठीक है, ये क्यों बनाया जाता है, इसका पर्पस होता है बनाने के पीछे कि भाई आप जो है वो क्या करेंगे, भाई आपको डेटा मेंटेन करना है, फैक्ट्री में बहुत सारे एम्प्लॉयज आते हैं। तो अब आजकल तो बायोमेट्रिक्स मशीन आ गए, बायोमेट्रिक्स मशीन के बारे में आपने सुना होगा, है ना? जो Yes. हाँ, आपके फोन में भी बायोमेट्रिक्स है ना आजकल। आपका फोन कैसे अनलॉक होता है, आप अपनी फिंगरप्रिंट दे देते हो या आपके फेस को रिकॉग्नाइज कर लेता है, वो चीज इस तरीके से काम करती है। तो नाउ डेज वी हैव टेक्नोलॉजी की भी, ठीक है, आपको ये सब चीजें मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटराइज्ड हो गई है पूरी चीजें, एक्सेस कार्ड है। बट पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। पहले पता है कैसे होता था, फैक्ट्रीज में जाते तो एक कार्ड रहता था, तो या तो वो इसके ऊपर उनके जो सुपरवाइजर्स थे पेन से इसके ऊपर एंट्री कर देते, अदरवाइज एक मशीन आती थी। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता आप लोगों ने पहले कभी ट्रेन में इस तरीके से ट्रेवल किया, लेकिन जब आप पहले ट्रेन में ट्रेवल करते थे तो हम जब टिकट परचेज करने जाते थे काउंटर पे, तो ऐसा वो प्रिंटेड नहीं होता था वो टिकट। उनके पास एक वुडन, एक छोटा सा, बहुत छोटा सा ऐसा टिकट का वो आता था। देखा है तुम लोगों ने पहले जो पुराने टिकट चलते थे रेलवेज के, देखे हैं पुराने वाले, इतना सा छोटा सा टिकट आता था वो, एक ग्रीन कलर के कार्डबोर्ड के ऊपर। तो हमने तो प्रिंटेड वाले ही देखे। प्रिंटेड वाले ही देखेंगे यार क्या। Yes, sir. कार्डबोर्ड टिकट रेलवेज, पहले ना ऐसे टिकट आया करते थे। ये देखो, ये पहले ऐसे टिकट ये देखे हैं वाले टिकट्स कभी उन लोगों ने ऐसे? हाँ, पहले ऐसे टिकट्स आया करते थे, इतना सा होता था, छोटा सा होता था टिकट। ठीक है, तो इसकी एक मशीन आती थी, वो बेसिकली बस इसको उसमें पंच करते थे और इसके ऊपर वो जैसे इसके ऊपर प्रिंट आ जाता था, बस इतना सा ही काम उसका होता था। तो एक मशीन होती थी बेसिकली, वो उस छोटे से कार्डबोर्ड को उसमें डाला, वो पंच कर देती थी इस पे, तो ये ब्लैंक होता था, उसके ऊपर ये छप जाता था। इस तरीके से काम करता था, है ना? दिख रहा है ये आप लोगों को यहाँ पे कैसे टिकट्स आते थे पहले रेलवेज के? Yes. ये तो पहले ऐसे टिकट्स चला करते थे। तो वो जो आपकी जो ये मैंने आपको कार्ड वो दिखाया ना अभी, जो ये जो मैंने आपको क्लॉक कार्ड्स दिखाए थे, वो क्लॉक कार्ड्स पे भी ऐसे ही होता है कि आप फैक्ट्री में जाओगे, फैक्ट्री के में गेट पे एक मशीन लगी होती थी, आप अपना कार्ड उसमें पंच करोगे और वो पंच करते थे उसको, और उसमें वो टाइम प्रिंट होकर के आ जाता था, है ना? टाइम पंच हो जाता था उसपे कि भाई इस टाइम पे आप फैक्ट्री में घुसो। फिर जैसे आप फैक्ट्री से बाहर आते थे, आप वापस अपना कार्ड उसके अंदर इंसर्ट करते थे और वो उसके ऊपर टाइम पंच कर देता था कि भाई कब आउट हुए कब हो। तो इस तरीके से चीजें वंस अपॉन अ टाइम मेंटेन करी जाती थी। नाउ डेज अब क्लॉक कार्ड्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि अब जरूरत खत्म हो गई है, अब इलेक्ट्रॉनिकली है सब चीजें आपके पास। कोई भी फैक्ट्री में एम्प्लॉय है तो वो आता है, तो उसकी फिंगरप्रिंट आपने स्कैन किया, वो थंबप्रिंट देगा, उसी से उसका सब मेंटेन हो जाएगा। वैसे ही चीजें हो गई, तो आजकल अब ये चीजें यूज होना बंद हो गई हैं फैक्ट्रीज में। पुरानी जो फैक्ट्रीज हो सकता है जो चली आ रही हैं, जिनके यहाँ पे सिस्टम अभी भी बहुत ज्यादा अपडेटेड नहीं हुए हैं, जो जो डिजिटलाइजेशन है वो उतना नहीं आया, तो वो एक अलग बात हो सकती है। बाकी मेजर फैक्ट्रीज में अब इन सब चीजों का यूज हमने धीरे धीरे खत्म कर दिया है। कंसेप्ट वही है, लेकिन सब डिजिटलाइज हो गया है। आया समझ में बेटा यहाँ पे, यस और नो? Yes. तो आप अपने जो एम्प्लॉय का डेटा है वो इनिशियली आप मेंटेन कर रहे हैं क्लॉक कार्ड से, उसको आप मेंटेन करते हो। भाई उसकी सैलरी जो बनेगी वो इसी की बेसिस के ऊपर बनेगी कि भाई वो हफ्ते में या महीने में कितने दिन आया, कब आया, कब क्या। ठीक है, तो वो क्लॉक कार्ड सबमिट होते हैं, है ना? और उसी के बेसिस पे उसका ग्रॉस पे क्या है, डिडक्शंस क्या है, नेट पे कैलकुलेट करे जाते हैं। ठीक है, अदर कोई अमेंडमेंट इनपुट कुछ बदलाव आपको उसमें करना हो, फाइनल पेरोल आपका कैलकुलेट होता है, पे स्लिप्स बनती है। पे स्लिप्स पता है किसको कहते हैं? पे स्लिप्स पता है किसको कहते हैं? ये सुना है नहीं? Yes, sir. Yes, sir. पे स्लिप्स भी देख लो ना एग्जाम्पल के लिए, पे स्लिप्स भी दिखा देता हूँ मैं कैसी होती हैं। ये हमारी पे स्लिप्स हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या चीजें आपकी आ जाती हैं पे स्लिप्स में। बेसिक, अब इसमें सैलरी, एम्प्लॉय का नाम आ गया, उसका डेजिग्नेशन है, कौन से महीने की सैलरी है। बेसिक है, हाउस, आपका एचआर है, हाउस का अलाउंस जिसको हम कहते हैं, कन्वेंस का पैसा है कुछ, अभी डिडक्शन एक साइड पे हो गए। तो जैसे किसी एक महीने में आपने जो भी सैलरी दी उसका पूरा डिस्क्रिप्शन पे स्लिप्स के अंदर होता है ना? तो वो चीज बनती है।
और उसके बाद पेमेंट किया जाता है एम्प्लॉयज को, और उनकी सैलरी में से अगर कुछ पैसा टैक्स अथॉरिटीज को जमा कराना है तो वो जमा हम लोग कराते हैं, और लास्ट में वो चीज आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करी जाती है। ठीक है भाई, आया समझ में? क्लियर है? यस और नो? Yes. ये इस तरीके पे तो जनरली देखो मोस्टली सभी फैक्ट्रीज में, सभी कंपनीज में इस तरीके से हमारा क्लॉक कार्ड्स का सबमिशन हो गया, ग्रॉस पे डिडक्शंस हो गए, दूसरा कोई अमेंडमेंट है, फाइनल पेरोल का कैलकुलेशन हुआ, पे स्लिप्स जनरेट करी गई, अकॉर्डिंगली पे स्लिप्स के हिसाब से अपने एम्प्लॉयज को पैसा आपने पे किया, टैक्स अथॉरिटीज को पैसा जमा करा, और फाइनली वो चीज रिकॉर्ड आपकी होगी। ठीक है, अब जनरली हम लोगों को किस तरीके के कंट्रोल्स की जरूरत आपके पेरोल डिपार्टमेंट में पड़ती है? ठीक है, तो क्लॉक कार्ड्स को लेकर के एम्प्लॉयज आर ओनली पेड फॉर वर्क एक्चुअली डन। तो कहने का मतलब ये कि क्लॉक कार्ड जो सबमिटेड में जो होते हैं वो ये इस उनका पर्पस होता है कि भाई हम काम उतने ही काम का पैसा दें जितना काम हमारे एम्प्लॉय ने किया है, जो काम उसने नहीं किया उसका पैसा हम उसको नहीं दें। ये पर्पस हमारा क्लॉक कार्ड बनाने का, मेंटेन करने का पर्पस क्या है? यही पर्पस है भाई कि हम ये मेंटेन कर पाए कि भाई वो कितना काम कर रहा है, वो महीने में कितने दिन आया, कितने घंटे आया, तो जितने टाइम आया उतने दिन का उसको पैसे देंगे, जिस दिन वो नहीं आया, अगर वो हाफ डे किसी दिन आया तो उसका पैसा हमको उसको डिडक्ट करना पड़ेगा। है ना भाई? यस और नो? यही पर्पस है क्लॉक कार्ड का। यस और नो? Yes, sir. तो आपको एक कंट्रोल यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा कि हम जो क्लॉक कार्ड्स वगैरह मेंटेन कर रहे हैं वो उसमें वो एक्चुअल वर्किंग हार्स या एक्चुअल जो काम वो लोग करते हैं वही रिकॉर्ड हो। ठीक है, पेरोल की कैलकुलेशन। अब पेरोल जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको कंट्रोल्स क्या क्या चाहिए, क्योंकि क्या होता है देखो, अल्टीमेटली एम्प्लॉय कौन काम कर रहा है ना, ये चीज सुपरवाइजर को पता है। ठीक है, सुपरवाइजर कह रहा है मेरे अंडर 7 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, और उन 7 पर्सन्स का हम लोग क्या मेंटेन करते हैं, क्लॉक कार्ड मेंटेन करते हैं, ये चीज सुपरवाइजर को पता होती है ना। अब पेरोल क्लर्क है तो वो सुपरवाइजर ने उनके 7 जनों के जो कार्ड्स थे वो उसको सबमिट कर दिए कि भाई ये 7 जनों की सैलरी आप बना करके दे देना। अब जो पेरोल कैलकुलेट कर रहा है उस वो 7 पर्सन्स को इंडिविजुअली नहीं जानता कि भाई ये लोग कौन जान, है ना, जब पॉसिबल भी नहीं होता, क्योंकि आपका काम, आप पेरोल क्लर्क अगर हो तो आपका काम तो बैठ करके ऑफिस में काम करना है। सुपरवाइजर्स एक्चुअली फ्लोर पे हैं, वो फैक्ट्री के अंदर हैं, वो देख रहे हैं कि भाई ये लोग क्या काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो उसको जेन्युइनली ये चीज पता होती भी नहीं है। तो हमें यहाँ पे कंट्रोल क्या चाहिए होता है? हमें कंट्रोल चाहिए होता है कि ऐसा तो नहीं है जो सुपरवाइजर लोग हैं या कोई एम्प्लॉय जो कि एग्जिस्ट नहीं करता उसका कार्ड बना दिया, उसका कार्ड ला करके दे दिया और उसकी सैलरी जा रही है, जो एम्प्लॉय नहीं है उसकी सैलरी आप पे कर रहे हो। है ना, ऐसा हो सकता है कि भाई आपने फॉल्स एम्प्लॉयज क्रिएट कर लियो, क्योंकि भाई देखो ऊपर के मैनेजमेंट को, लोगों को तो नहीं पता ना कि कौन कौन लोग नीचे आके एग्जैक्टली रियलिटी में काम कर रहे हैं नहीं कर रहा। आप बैठ रहे हो ऑफिस में, आप बैठ रहे हो एसी के अंदर, कमरे के अंदर, वहां बैठ के काम कर रहे हो, आपको क्या पता चलेगा? यस और नो? है या ना? Yes, sir. तो जब पेरोल का कैलकुलेशन उन्हें जाएगा तो हमें कंट्रोल सेटअप करने पड़ेंगे कि भाई हम सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज को सैलरी पे करें जो एम्प्लॉयज जेन्युइन एम्प्लॉयज हैं, करेक्ट रेट्स पे उन लोगों को पे करें, ग्रॉस पे जो कैलकुलेट होता है, रिकॉर्ड होता है, वो सही से एक्यूरेटली रिकॉर्ड हो, नेट पे जो रिकॉर्ड हो रहा है, कैलकुलेट हो रहा है, वो सही से। तो एक्यूरेसी मेंटेन करना हमारा पेरोल कैलकुलेशन में एक बड़ा मेजर काम है, उसके लिए आपको कंट्रोल सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, जेन्युइन एम्प्लॉयज के लिए कंट्रोल सेटअप करना पड़ेगा, करेक्ट रेट्स ऑफ पे के लिए आपको कंट्रोल सेटअप करना पड़ेगा, ग्रॉस पे नेट पे की एक्यूरेसी के लिए आपको कंट्रोल सेटअप करने पड़ेंगे। स्टैंडिंग डेटा अमेंडमेंट, तो क्या होता है कि जब कोई एम्प्लॉय को आप नौकरी पर रखते हो तो उसका एक मास्टर डेटा प्रिपेयर करते हो। देखो उस एम्प्लॉय का नाम कभी चेंज नहीं होगा, कभी चेंज नहीं होगा ना? यस और नो? हिया का नाम हिया ही है, सिमरन का नाम सिमरन है, तो अगर आप नौकरी लगोगे तो ये चीज आपकी चेंज नहीं होगी, होगी चेंज? ये बताओ, यस और नो? No, sir. फादर नेम चेंज नहीं होगा, मदर नेम आपका कभी चेंज नहीं होगा, है ना, आपका। ये चीज स्टैंडिंग डेटा की तरह होती है कि भाई ये हमारे एम्प्लॉयज के बारे में ये सब चीजें चेंज नहीं होती है, ये तो एम्प्लॉय जब छोड़ करके जाता है तो वहां से उसको वो हटा देते हैं। अब चीजें चेंज क्या हो सकती है? अब जैसे आप अगर जॉब करने गए, आपने अपनी जो पोजीशन चालू करी है वो एक सुपरवाइजर की पोजीशन चालू करी है, हो सकता है साल भर बाद आप प्रमोट हो जाओ तो आप सुपरवाइजर से दूसरी पोस्ट पे आ जाओगे। दिस इज नॉट अ स्टैंडिंग डेटा, ये सब्जेक्ट टू चेंज है, ये बदलाव हो सकता है, ये बदलने में आ सकता है ना? यस और नो? Yes.
और इवन मतलब अगर मैं देखूं कि 2 साल में, तो ये भी डेटा ऐसा नहीं था जिसको कि ये वेरिएबल डेटा नहीं था, 2 साल के लिए तो ये भी स्टैंडिंग डेटा था। ठीक है, सैलरीज चेंज हो सकती है। अब डेटा कौन सा चेंज हो सकता है, जैसे आपने हर महीने काम कितने टाइम के लिए किया, ये हर महीने चेंज होगा, यस और नो? Yes. चेंज होगा। आपकी सैलरी का पे जो है वो हो सकता है कि कुछ टाइम में चेंज हो जाए। तो कुछ एम्प्लॉयज का ऐसा डेटा है जो हर महीने चेंज होगा, कुछ एम्प्लॉयज का ऐसा डेटा है जो एक लंबे समय तक चेंज नहीं होगा। तो जो डेटा उसका लंबे टाइम तक चेंज नहीं होगा या कभी चेंज नहीं होगा, उसको स्टैंडिंग डेटा कहते हैं। ठीक है, तो आपको कंट्रोल सेटअप करना पड़ेगा कि स्टैंडिंग डेटा के साथ छेड़खानी नहीं हो विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, है ना, वो जरूरी चीज है। आया समझ में बेटा? क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. तो हाँ, स्टैंडिंग डेटा अप टू डेट रहे, एंड स्टैंडिंग डेटा के साथ कोई भी अनऑथराइज छेड़खानी नहीं हो, इसके लिए आपको कंट्रोल सेटअप करना पड़ेगा। फिर आ जाते हैं आपके रिकॉर्डिंग वाले पार्ट पे। तो आपको कंट्रोल क्या सेटअप करने की जरूरत है कि भाई सभी पेरोल्स का जो, देखिए, कंप्लीटनेस के लिए आपको चाहिए, एक्यूरेट सी के लिए आपको कंट्रोल चाहिए। ठीक है, पीरियड ऑफ जो जिस पीरियड में आप सैलरी दे रहे हैं उस पीरियड के लिए आपको कंट्रोल चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पुराने पीरियड की सैलरी दी, वो इस साल में हमने नोट कर लिया, रिकॉर्ड हो गया, तो वो हमारा सही कट ऑफ पीरियड में हो, इस चीज के लिए आपको कंट्रोल बनाने पड़ेंगे। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. द लास्ट वन इज द पेमेंट। फिर जब आप फाइनली पे करने जाएंगे तो भाई करेक्ट अमाउंट हम लोग पे करें, ठीक है, टाइमली हम लोग पेमेंट करें, वैलिड एम्प्लॉयज का ही पेमेंट हो, ये आपको कंट्रोल सेटअप करने पड़ेंगे। ठीक है भाई, आया समझ में क्या क्या कंट्रोल जनरली सेटअप करने होते हैं आपको पेरोल से रिलेटेड? यस सर। ठीक है, अब Yes. इसके अंदर इस क्वेश्चन में क्या पूछा, अगेन वही चीज आ गई है। जनरली एक क्वेश्चन हमारे ऐसे हैं, इसमें भी आपसे क्या पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया हमको 10 डायरेक्ट कंट्रोल आइडेंटिफाई करने हैं, उनका टेस्ट बताना है कि क्या कैसे हम लोग टेस्ट करेंगे। तो अभी पहले हम लोग कंट्रोल आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। क्या है भाई कंट्रोल यहाँ पे? क्लॉक कार्ड सबमिटेड, म्यूरे कंपनी employs a total of 300 people, 200 of these being workers who are paid weekly in cash. Weekly paid workers are required to record their times of arrival and departure at the factory using a clock card which is inserted in a time recording clock. ये मैंने बताया कैसे काम करता है आप लोगों को ऊपर भी, है ना, बता दिया ना, समझ में आया कैसे काम करता है ये क्लॉक कार्ड जो है आपका? Yes. हाँ, यूज ऑफ द टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक इज सुपरवाइज्ड बाय द रिलेवेंट फैक्ट्री मैनेजर। On a weekly basis, the cards are collected and passed to the work office where the clerk total up the hours worked on each card and list the total hours worked. The cards and the total hour list are then passed to the wages clerk who enter the hours worked into the payroll system and agrees the total entered. Now, this is the uh, जो इन्होंने यहाँ पे हम लोगों को प्रोसीजर बताएगी कैसे इनके यहाँ पे काम होता है। उसमें कंट्रोल क्या है वो बताओ, देखो भी जल्दी बताओ यहाँ पे कंट्रोल क्या है, कंट्रोल क्या है इसके अंदर? Clock card records time and supervision is there so that only genuine employees are paid. हम्म, तो एक कंट्रोल है इन लोगों के पास यहाँ पे भी, यस और नो? समझ में आया सिमरन, समझ में आया वैदिक कि भाई ये जो सुपरवाइजर इन लोगों ने यहाँ पे बिठा रखा है, ठीक है, क्या करता है वो सुपरवाइजर, काम क्या करता है वो सुपरवाइजर का, जल्दी बताओ क्या काम करता है वो? Genuine employees ही पे हो रहे हैं. जेन्युइन एम्प्लॉयज पे नहीं हो रहे, उसका काम ये है देखना कि भाई जेन्युइन एम्प्लॉयज ही क्लॉक कार्ड लेकर के वहां पर आए हैं। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है ना, आप सोचो, ये होता है मतलब जनरली जो फैक्ट्री के एम्प्लॉयज होते हैं वो कई बार बदमाशी बहुत करते हैं। तो मान लो आज मेरा मन नहीं है ऑफिस जाने का, फैक्ट्री आने का, तो मैंने क्या किया, मैंने मेरे साथ वाले दोस्त को कॉल किया, मैंने मेरे काम करे कार्ड मेरा तू ले जा, पंच ही तो करना है, तू पंच लगा के आ जाना, अटेंडेंस हो जाएगी मेरी। आप भी क्लास में लगा देते हो कभी कभी अपने फ्रेंड्स की अटेंडेंस, ये सुनो, लगाते हो नहीं लगाते हो? Yes, sir. तो फिर यही चीज
अब आपका ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, आप कॉलेज में जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, लेकिन जो एम्प्लॉयज फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं वो गया नहीं, ठीक है, और उसके दो साथ वाले पर्सन ने उसका कार्ड लेके उसकी अटेंडेंस लगा दी, तो जो काम उसने नहीं किया उसका पैसा वो आपसे फेल क्लेम कर लेगा, है ना? यस और नो? Yes. होगा नहीं होगा? नहीं होगा ऐसा? जल्दी बताओ, क्या हो गया? Yes. Yes, sir. होगा. ऐसा ही होगा ना अल्टीमेटली भाई, जिस एम्प्लॉय ने काम ही नहीं किया वो आपकी कंपनी से क्या करेगा, वो पैसा क्लेम करेगा, और हम ये नहीं चाहते। दैट्स व्हाई दिस कंट्रोल हैज बीन सेट अप। आया समझ में? क्लियर यहाँ पे? यस और नो? Yes. ठीक है, तो कंट्रोल आपने सही बता दिया कि सर ये कंट्रोल है बेसिकली, ठीक है, कि सर सुपरवाइजर है वहां पर। तो क्लॉक कार्ड वैसे जो अपने आप में, मैं और भी बताता हूँ ना इसके अंदर और क्या कंट्रोल है। देखो क्लॉक कार्ड अपने आप में एक तरीके का कंट्रोल है ना? यस और नो? Yes. है ना? तो क्लॉक कार्ड जो टाइम रिकॉर्ड करने के लिए और उसका सुपरविजन जो किया जा रहा है, ये कंट्रोल्स हैं, और ये इंश्योर करते हैं कि सिर्फ जेन्युइन एम्प्लॉयज को काम करने का, जो उन्होंने काम किया है उसका पैसा दिया जाए। जो एम्प्लॉयज जेन्युइन नहीं है या जो एम्प्लॉयज जिन्होंने काम नहीं किया उसका पैसा हमको देने की जरूरत नहीं पड़े। आया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes. हम्म, ये जी। अब बाकी बचे हुए निकाल सकते हो इसमें, बाकी पढ़ के। दो एक दो तो मैंने बता दिए, 7 8 तुम लोगों को निकालने पड़ेंगे। कर सकते हो अभी क्वेश्चन सॉल्व? Yes. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। इसी तरीके से हमारा इन्वेंटरी सिस्टम होता है। देखो 5 6 सिस्टम इन लोगों ने बताया, और ये सिस्टम्स आपको पढ़ने पड़ेंगे ताकि आप क्वेश्चन पढ़ के इजीली फटाफट से कंट्रोल्स आइडेंटिफाई कर लो, है ना? जितनी बार इस इनको पढ़ोगे इन सिस्टम्स को, उतना अच्छा आपको कंट्रोल्स के बारे में पता चल जाएगा, उतनी जल्दी आपको कंट्रोल्स याद हो जाएंगे। ठीक है भाई? Yes. अब इन्वेंटरी सिस्टम क्या है? व्हाट इज इन्वेंटरी सिस्टम? क्या होता है इन्वेंटरी? क्या होता है? किसको कहते हैं इन्वेंटरी? Stock of goods. सिर्फ स्टॉक को कहते हैं इन्वेंटरी? और नहीं होता इन्वेंटरी का मतलब? नहीं होता और कुछ मतलब नहीं होता इन्वेंटरी का? सिर्फ स्टॉक ही होता है इन्वेंटरी? इन्वेंटरी तो किसी चीज की भी हो सकती है ना, बची हुई स्टेशनरी भी तो इन्वेंटरी है कि नहीं है? यस और नो? Yes, sir. इवन आपके पास अगर कोई एसेट है जो कि बच गया है, तो वो भी एक इन्वेंटरी ही है भाई, और कुछ नहीं है। ठीक है, जो वर्ड आप लोग देखना चाह रहे हो बचे हुए गुड्स, वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है। चलो एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी में इन्होंने यूज किया इन्वेंटरी, बट अभी के लिए आप लोग समझो कि हाँ भाई ये क्लोजिंग स्टॉक। आपका स्टॉक का सिस्टम क्या है, किस तरीके से होता है? तो कैसे होता है भाई, हम लोग परचेज करते हैं तो हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट से आता है, ट्रांसपोर्ट से ही आते हैं गुड्स हम लोगों के पास। यस और नो? Yes. अब ट्रांसपोर्ट के आपके क्या क्या मीडियम हो सकते हैं? या तो रेलवे से आए, या फिर वो बाय रोड आए, या फिर वो एयरवेज से आए, या फिर वो वाटरवेज से आए। ये हमारे पास अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रहते हैं। ऐसे आपके पास गुड्स पहुंचता है। गुड्स पहुंचेगा तो कहाँ रखोगे उसको? कहाँ रखेंगे गुड्स को? कहाँ हम लोग स्टोर करते हैं? वेयर इट इज? Warehouse. इट इज स्टोर्ड इन वेयर हाउस। तो गुड्स आता है, चाहे ट्रक से आए, चाहे ट्रेन से आए, चाहे हवाई जहाज से आए, चाहे पानी के जहाज से आए, सर वो आएगा हमारे गोडाउन पे। वहां हमें उसे रिसीव करना होगा। ठीक है, तो हमारे वेयर हाउस पे, हमारे गोडाउन पे जब आएगा तो उस गुड्स को हम वहां पे रिसीव करेंगे। ठीक है, स्टेज 1। और ये जब हम गुड्स खरीदते हैं और जब हम गुड्स बेचते हैं, तो सर गुड्स जाता भी इसी तरीके से, चाहे रेल से भेजें, चाहे रोड से भेजें, चाहे हवाई जहाज से भेजेंगे, ये कैसे भेजेंगे, तो वो जाएगा भी हमारे वेयर हाउस से ही, आएगा भी वेयर हाउस से ही और जाएगा भी वेयर हाउस से। आ गया समझ में? क्लियर है? यस और नो? इस इसमें कोई वो नहीं है एक्सेप्शन। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी मैन्युफैक्चरर हो, सबके यहाँ पर ये कॉमन प्रोसीजर होता है। वेयर हाउस से ही आता है, वेयर हाउस से ही जाता है। यस और नो? Yes. हाँ, और
किसी भी बिजनेस का सबसे रिस्की एरिया जहां पर आपके मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने के रिस्क ज्यादा होगा, वो एरिया आपका हमेशा इन्वेंट्री रहेगा, है ना? रहेगा नहीं रहेगा? यस और नो? yes, ये पैसों में घपला करना दूसरी तरीके से बहुत मुश्किल डिफिकल्ट चीज है ना? इन्वेंट्री बनती है बहुत बल्क में। वहां जो लोग हैं वो, उनके मन में लालच उसको देख करके आएगा, यार हमारे ऑफिस में इन्वेंट्री है, चलो फैक्ट्री में इन्वेंट्री, गोडाउन पे इन्वेंट्री, यहां से गायब कर दो। फिजिकल उसका थेफ्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये एक ऐसी जगह है गोडाउन आपकी, वेयर हाउस आपकी, जब गुड्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, आपको यहाँ पे हैवीली कंट्रोल सेटअप करने पड़ेंगे। करने पड़ेंगे नहीं करने पड़ेंगे? यस और नो? yes, उसको चोरी होने से भी बचाना है ना? और जो गुड्स आ गया वो गुड्स प्रॉपर रिकॉर्ड हो, कंप्लीटली रिकॉर्ड हो, ये भी बहुत जरूरी है। जो गुड्स जला गया उसकी भी रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंगली बहुत जरूरी है। आया समझ में? क्लियर है? यस और नो? yes, sir. तो गुड्स आपके जाते आते हैं, ये सब चीजें इन्वेंट्री लेजर में रिकॉर्ड करी जाती हैं। कंट्रोल आपके होने चाहिए, ठीक है? इन्वेंट्री लेवल मीट्स द नीड ऑफ प्रोडक्शन एंड कस्टमर डिमांड। तो कहने का मतलब ये है कि इन्वेंट्री लेवल मेंटेन करने के लिए कंट्रोल होना चाहिए। ये मैंने आपसे पहले भी डिस्कशन किया, क्योंकि देखो अगर आपकी इन्वेंट्री आपके मिनिमम लेवल से कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी तो आप कंटिन्यूसली प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, आप अपने कस्टमर की डिमांड को पूरा नहीं कर पाओगे। कर पाओगे? यस और नो? No, sir. नहीं कर पाओगे। होगा क्या? आपका कस्टमर मांगेगा आप सामान, आपके पास है नहीं देने के लिए, आपकी लेबर खाली पड़ी है, आपकी मशीनें बंद पड़ी हैं। और कुछ, अब नेचर ऑफ बिजनेस है, आप क्या कर रहे हो, कुछ फैक्ट्रीज में बहुत बड़ी बात हो जाती है। कुछ फैक्ट्रीज 24/7 काम करती है, वहां कभी बंद नहीं होता। अभी सोचो आपका बिजली बनती है जो किससे बनती है? वो कोल से बनती है। या सुनो, Yes, sir. तो वहां कितना जरूरी है कि एट एनी कॉस्ट हम लोगों को कोल पहुंचाना है कंटिन्यूसली, क्योंकि अगर कोल खत्म हो गया तो वो जो चिमनी इतनी बड़ी जल रही है वो बंद पड़ जाएगी, और उसको चालू करना कोई आसान नहीं है। बहुत लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान उस फैक्ट्री को होगा। इस वजह से आपको इन्वेंट्री लेवल मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सो वी नीड अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल कि भाई हमारी इन्वेंट्री हमेशा मिनिमम जो हमारे पास एटलीस्ट होनी चाहिए वो मेंटेन रहे। तो उस चीज के लिए आपको कंट्रोल सेटअप करना पड़ेगा। आगे समझ में क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों होना चाहिए, है ना? कंट्रोल आपके पास दोनों चीजें के लिए चाहिए। ऐसा भी नहीं कि मैक्सिमम इन्वेंट्री का कोई कंट्रोल नहीं है आपके पास, तो आप ऑर्डर करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। ले, आपकी इन्वेंट्री खाली पड़ी है, गोडाउन भर गया, गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, ट्रांसपोर्ट से आ गया, ऑर्डर कर दिया था, पता नहीं क्यों ऑर्डर कर दिया था, किसने ऑर्डर कर दिया था, अब आ गया, अब आपके पास रखने की जगह नहीं है, ठीक है? ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों इन्वेंट्री मेंटेन करने का आपके पास कंट्रोल होना चाहिए। क्लियर है? समझ में आ गया? यस और नो? Yes, sir. यू नीड कंट्रोल्स टू सेफगार्ड योर इन्वेंट्री फ्रॉम थॉट थेफ्ट, लॉस और डैमेज, ठीक है? आपको कंट्रोल्स चाहिए। इन्वेंट्री रिसीव जब डिस्पैच होती है तो टाइमली बेसिस पर रिकॉर्ड हो जाए, सारी इन्वेंट्री आपकी रिकॉर्डेड रहे। एप्रोप्रिएट वैल्यू, इन्वेंट्री में एक बड़ा मेजर कंट्रोल आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, जो वैल्यूएशन मेक श्योर करता है कि जो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक बुक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, ठीक है? तो वो अगर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आपका सही नहीं है तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे बड़ा मेजर इंपैक्ट आएगा। आएगा नहीं आएगा? ये सोनू, Yes, sir. आएगा। तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन एप्रोप्रिएट वैल्यूएशन हो, कंट्रोल शुड बी सेटअप फॉर दिस। और आपकी खुद की इन्वेंट्री आप रिकॉर्ड करो। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास इन्वेंट्री में अपने अलावा बाहर की या दूसरी या थर्ड पर्सन इन्वेंट्री भी हो सकती है, तो क्या कंट्रोल आपको सेटअप करने पड़ेंगे कि भाई हम उस थर्ड पर्सन इन्वेंट्री को हम अपनी इन्वेंट्री इंक्लूड नहीं कर लें। आ गया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है।
ये कुछ सर्टेन एग्जांपल इन लोगों ने ना यहाँ पर डिस्कस किए हैं, देख लेते हैं। Inventory should be maintained at an appropriate level through the use of automatic ordering system when inventory reaches a certain level. अब ऑटोमेटिक इन्वेंट्री सिस्टम है इनके पास। तो होता क्या है कि जो बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं तो वहां पर क्या मैनुअल सिस्टम्स नहीं होते कि हाँ भाई ये चीजें पहले होती थी, अब आजकल तो जब कंप्यूटराइजेशन आ गया, डिजिटलाइजेशन आ गया, तो और तो ऐसा आपने मैक्विटीज के बारे में सुना है कभी? मैक्विटीज के बारे में सुना है कभी? नहीं सुना? कंपनी है No. एक मैक्विटीज, नहीं सुना किसी ने भी? तो सुना। किसने वैदिक सुना है मैक्विटीज के बारे में? कैसा? क्या बनाती है मैक्विटीज? वो भी तो बताओ, क्या बनाती क्या है मैक्विटीज? शायद स्नैक्स बनाती है। बिस्किट बनाती है वैसे तो, ठीक है। मैक्विटीज जो कंपनी है, जैसे इंडिया में हम पार्लेज के बारे में जानते हैं ना, पार्ले के बारे में सब जानते हो। Yes, sir. कैसा? तो इंडिया में जो बिस्किट बेचने वाली शायद सबसे बड़ी कंपनी होगी वो पार्ले होगी, है ना। Yes, sir. तो ये मैक्विटीज ऐसे ही यूरोप की इतनी बड़ी कंपनी है, आपको नहीं पता, बट यूरोप में बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ा इसका मार्केट शेयर है मैक्विटीज का। is a British snack food brand owned by United Biscuit. The name is derived from original Scottish biscuit maker McVitie's and Price Limit. Established in 1830s, है ना। On Rose Street, Edinburgh, Scott company moved to various। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, हालांकि अभी अपन लोग डिस्कस करते हैं इसमें, इसका टोटल प्रोडक्शन कितना होगा 2001, 18 by a new young employee by the company Sir Alexander. The mistake was given because it was thought that its high baking soda content serve as aid food digestion, ठीक है। प्रोडक्शन कितना होगा इसका दिख रहा है क्या? Yes, sir. और देखते हैं, इसमें दिख नहीं रहा, बट ये उधर कंट्री की ना, मतलब 50% से ज्यादा वहां की डिमांड से मैक्विटीज पूरी कर देती है ना। इतना मार्केट शेयर है इसका, इसका मार्केट शेयर ही सर्च कर लेते हैं ना, मैक्विटीज मार्केट शेयर। इस पे देखते हैं, चलो छोड़ो बाद में ढूंढ लेंगे। यहाँ पे वैसे तो 87%। इंडिया में ही आ गए तो छोड़ो, बाद में देखेंगे ये सब, है ना। तुम लोग सर्च करना है ना कितना शेयर है। तो से फॉर एग्जांपल मैक्विटीज का मैंने क्यों एग्जांपल लिया है, क्योंकि इनका प्रोडक्शन प्रोसेस है, तो इनको इतने बिस्किट बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, आटा चाहिए होता है ना। बिस्किट इसे बनता है आटे और मैदे से ही बनता है ना बिस्किट तो। Yes. तो इनको इतना ज्यादा मैदा और आटा चाहिए होता है कि इनके पास टाइम नहीं है कि हम मैन्युअली जा करके चेक करें हमारी फैक्ट्री में कितना आटा पड़ा हुआ है क्या नहीं है। तो इन्होंने अपने जितने भी सप्लायर्स हैं, क्योंकि जनरली देखो जो ये मैदा और आटा आता है ये फार्मिंग प्रोडक्ट्स हैं, तो इनके जितने भी सप्लायर्स हैं इन्होंने अपने और परचेज ऑर्डरिंग सिस्टम से उसको कनेक्ट कर रखा है। तो जैसे इनका एक एक लेवल रीच होता है तो सप्लायर के पास ऑटोमेटिकली मैसेज चल जाएगा, भैया ये आप रिफिल कर दो, तो वो इनको अलग से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक है सब चीजें, है ना। मेरे को इसलिए पता है क्योंकि वंस आई वाज सीइंग अ डॉक्यूमेंट्री ऑन द फैक्ट्रीज की भी, उनकी फैक्ट्रीज कैसे काम करती क्या है, तो मेरे को उस वजह से भी एग्जांपल है।
तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि हाँ भाई देखो, फैक्ट्रीज के अंदर ये कितना इंपॉर्टेंट है कि भाई आपके पास इन्वेंट्री हमेशा मेंटेन रहे। ठीक है, तो अब आजकल कंपनी बहुत सारी चीजों में इस तरीके के ऑटोमेटिक ऑर्डरिंग सिस्टम्स जो है वो यूज में लेती है। मतलब ऑटोमेटिक सप्लायर के पास चल जाएगा, उसको बोलने की जरूरत नहीं है, जैसे ही उनका एक लेवल रीच होता है। ठीक है, आया समझ में? Yes, sir. अब ये इन्होंने कंट्रोल बताया। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में अभी ये समझा रहा है, क्योंकि टेस्ट ऑफ कंट्रोल वाला चैप्टर अभी अपने को पढ़ना बाकी है। ठीक है, और बाकी फिजिकल लॉस को रोकने के लिए सीसीटीवी फुटेज, आप सीसीटीवी कैमरास का यूज कर सकते हैं। इन्वेंट्री शुड बी कैप्ट इन एप्रोप्रिएट कंडीशंस, ये भी एक तरीके का कंट्रोल है, क्योंकि अगर आप उसकी वैल्यू को रिटेन रखना चाहते हो तो आपके पास क्या अरेंजमेंट है वहां पे। फायर स्मोक हीट डिटेक्टर्स हो गए, ये सब फिजिकल डैमेज रोकने के लिए। इंश्योरेंस हो गया। ठीक है, और इन्वेंट्री के मूवमेंट्स जो है वो रिकॉर्ड होने चाहिए जीआरएन और जीडीएन से। जीआरएन क्या है भाई? यहाँ पे जीआरएन होता है गुड्स रिसीव्ड नोट, Good जीडीएन होते हैं decision. गुड डिस्पैच नोट्स। ठीक है, तो जब आपकी फैक्ट्री से गुड्स जाएंगे तो जीडीएन जनरेट होगा, फैक्ट्री में जब गुड्स आएंगे तो जीआरएन जनरेट होगा। ये चीज ध्यान रहे, जीआरएन एंड जीडीएन आर दी कंट्रोल्स। क्लियर है? समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. इन्वेंट्री काउंट इज अ कंट्रोल। ठीक है, इन्वेंट्री का रिव्यू करना, इन्वेंट्री शुड बी रिव्यू ड्यूरिंग द काउंट फॉर डैमेज और ऑब्सोलीट्स, ताकि उसकी वैल्यूएशन हम लोगों को पता लगे। ये आ गया, क्लियर है? समझ में आ गया? कुछ सर्टेन कंट्रोल्स हैं जो मैंने आपको समझा दिए। आया समझ Yes, में? yes, इसी तरीके से हमारे पास बैंक और कैश सिस्टम होता है ना। और ये भी बहुत अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है। ये जनरली कैसे काम करते हैं, तो आप पेमेंट करेंगे या पेमेंट रिसीव कैसे करेंगे? तो भाई पेमेंट आपको कोई करना होता है, आपके पास रिक्वेस्ट आता है, उसका ऑथराइजेशन होता है, अकॉर्डिंगली पेमेंट करी जाती है, रिसीव होती है। ठीक है, और बाद में उसकी रिकॉर्डिंग होती है। इसके अंदर क्या क्या कंट्रोल्स होने चाहिए कैश साइकिल के अंदर, कि भाई पैटी कैश लेवल्स आप मिनिमम पे सेट करके रखें, जिससे कि चोरी जैसी चीजों को, क्योंकि पैटी कैश का हम लोग ज्यादा हिसाब के साथ रखते नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको मिनिमम पे सेट करना चाहिए। ठीक है, और कंट्रोल्स आपको चाहिए पेमेंट्स हो, ताकि सिर्फ लेजिटिमेट बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए कैश आपका बिजनेस पर्पस के लिए विड्रॉन हो। कैश को फिजिकल सेफ गार्ड करना पड़ेगा आपको। जो भी पैसा आपको आ रहा है वो टाइमली बेसिस पर आपका जमा हो जाए। ठीक है, और कैश मूवमेंट आपकी टाइमली बेसिस पर रिकॉर्ड हो। तो इन ऑब्जेक्टिव्स के साथ आपको कंट्रोल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, कंट्रोल क्या क्या बनाते हैं हम लोग इस सिस्टम में? एक इम्प्रेस सिस्टम रखा जाता है पेटी कैश का, शुड बी यूज फॉर आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर लेस देन 7। इम्प्रेस सिस्टम समझते हो क्या होता है? yes, sir. yes, sir. क्या होता है इम्प्रेस सिस्टम? जल्दी बताओ, व्हाट इज हर इम्प्रेस सिस्टम? हर मंथ अगर मुझे लाइक उस अकाउंट में 7,000 रुपीज होने चाहिए तो होने ही चाहिए। एक्सपेंडिचर के बाद मैं वो रिम्बर्स करूंगी, ताकि जो उसका टोटल आएगा वो 7,000 या कोई अमाउंट, ठीक है डिसाइडेड ना, तो अमाउंट। हाँ मतलब इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है कि पेमेंट बाद में होता है ना, रिइम्बर्समेंट मांगा जाता है। Yes, ठीक है, पैसे हम लोग डाल देते हैं कि भाई ये ठीक है, ये पैटी कैश के खर्चे हैं, और आप ये मेंटेन कर लो सिस्टम, है ना। कब नहीं समझ में आए अगर किसी को तो बता देना, वो डिस्कस कर ले। है पढ़ा हुआ है ये वैदिक और सिमरन, आप लोगों ने भी इम्प्रेस सिस्टम किसको कहते हैं? ये आपने Yes, sir. 11th में पढ़ा होगा, जो पैटी कैश के एक्सपेंसेस कैश बुक में रिकॉर्ड करना सिखाता है ना। yes, याद अपन आया? वैद सिमरन याद आया बेटा सिस्टम? yes, sir. हाँ, ठीक है। और अब उसके अलावा सारे पेमेंट्स आपके जो है वो एक्सपेंस के क्लेम और बैंक पेमेंट के मेथड से होने चाहिए। मतलब फिर आप उस पैटी एक्सपेंसेस के अलावा बाकी कोई पेमेंट आप इस तरीके से नहीं करोगे। फिर वो सारे के सारे जो क्लेम्स हैं वो आपके क्लेम करने पड़ेंगे। अब कोई भी वो आप जो पैसे मांगता है वो आपसे आकर के क्लेम करे फिर वो, ठीक है, और उसको पेमेंट हम बैंक के थ्रू करें। Petty cash reimburse must be supported by an invoice to confirm the expenditure was incurred in business। इसके अलावा petty cash का reimbursement invoice supported आपका होना चाहिए। ठीक है, ये इन्होंने बताया। कैश विड्रॉल्स आपके ऑथराइज बाय मैनेजर्स होने चाहिए। कैश एंड चेकबुक जो है वो आपकी स्टोर होनी चाहिए लॉक सेफ में, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस के साथ होनी चाहिए। ठीक है, कंट्रोल्स आपके बैंक ट्रांसफर्स पे होने चाहिए, बैंकिंग की जो है वो आपका प्रोटेक्शन होना चाहिए। ठीक है, कैश एंड चेक जो आपको रिसीव हो रहे हैं उनको बैंक आपको जल्दी से जमा करा देना चाहिए, वो ज्यादा टाइम तक आपके पास नहीं है। बैंक रिकंसिलेशन हो गई, ये सब चीजें।
पता है बैंक रिकंसिलिएशन तो किया है आप लोगों ने, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ऑन अ रेगुलर बेसिस, और उनका रिव्यू होना चाहिए कि भाई रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल उनको यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. एग्जाम क्वेश्चन अप्रोच में आपको ऊपर बता चुका हूँ। ठीक है, ये हम लोगों का वैसे चैप्टर खत्म हो गया है ना, इसमें और कुछ बचा नहीं है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि भाई अगर आप इस तरीके से आंसर दोगे तो ये पुअर आंसर है और ये आंसर सही है। ठीक है, तो अगर आपसे कंट्रोल पूछा गया है, ठीक है, ठीक है, कंट्रोल डेफिशिएंसीज के बारे में, तो आपको क्या क्या बताना पड़ेगा, है ना? ये इन्होंने एग्जांपल दिया है। जैसे ये आपका अगर आंसर है कंट्रोल डेफिशिएंसी, आप ये बता दो सेल्स आर ऑर्डर्स आर नॉट सीक्वेंशियली नंबर। अगर सिर्फ इतना सा आंसर दे रहे हो तो ये पुअर आंसर है। इससे बेटर आंसर, जैसे इन्होंने बताया कि सेल्स, आपने आपसे पूछा कि भाई कंट्रोल में कमी क्या है, तो आपने बताया सेल्स ऑर्डर देखो सीक्वेंशियली नंबर नहीं है, और फिर बाद में ऑर्डर्स जो है वो ट्रेस करने में हमको डिफिकल्टी आएगी, है ना, और हम ऑर्डर्स फुलफिल नहीं कर पाएंगे। ये बेटर आंसर है। पर व्हाट इज द बेस्ट आंसर, व्हाट इज द, अब देखो, दो, पहली बात तो आपने बता दिया कंट्रोल क्या मिसिंग है, सेल्स ऑर्डर सीक्वेंशियली नंबर नहीं है। दूसरा आपने बताया कि सेल्स ऑर्डर्स कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं है, जिससे कि अनफुलफिल्ड ऑर्डर्स रह जाएंगे। तीसरी बात, यहां पर जो कंप्लीट हमारा आंसर होगी उससे, उसमें इंपैक्ट हमको यहां पे बताना पड़ेगा कि भाई अल्टीमेटली ये कंट्रोल क्या लॉस होने से बताएगा, वो हमारा कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन बताएगा। दिस इज द गुड आंसर। तो आपके आंसर में दो तीन बातें प्रॉपर आनी चाहिए। आप जब कभी डेफिशिएंसी की बात करोगे तो डेफिशिएंसी है क्या, वो कंट्रोल, उसकी वजह से क्या होगा, है ना, और फिर हमारे को लॉस क्या हो रहा है, वो आपको पूरा यहाँ पर बताना पड़ेगा। आया समझ में क्लियरली यहाँ पे, यस और नो? Yes. मैं रिकमेंडेशन के बारे में प्रीवियसली बात कर चुका हूँ कि रिकमेंडेशन में आपको सिर्फ ये नहीं बताना कि भाई देखो जो वो नहीं कर रहे हैं आप वही की वही रिपीट कर दो, तो एग्जामिनर को पता है ना। जैसे इन्होंने ये पुअर आंसर इस कैटेगरी में रखा है कि आपसे कंट्रोल डेफिशिएंसी पूछी, आपने बता दिया कि भाई बैंक रिकंसिलिएशंस नहीं आप कर रहे हो, ठीक है, ये डेफिशिएंसी, और आपने इसका रिकमेंडेशन क्या बताया, बैंक रिकंसिलिएशन करना चाहिए। तो इसमें आपने क्या बताया, वो दिख रहा है उसको एग्जामिनर को, है ना? आपने कुछ बताया है क्या नई बात इसके अंदर? No, sir. नहीं, तो फिर क्या है? तो आपका बेटर आंसर जो है वो आपका, छोड़ो गुड आंसर पे ही जाते हैं सीधा, ये गुड आंसर है। बैंक रिकंसिलिएशन नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रहा है तो एरर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से इम्पैक्ट ये आएगा कि कैश बुक आपकी इनकरेक्ट हो सकती है, जिससे आपके बैंक और कैश बुक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है, उसमें मिस स्टेटमेंट्स होने की संभावना है। दिस इज द गुड आंसर। अब आपका रिकमेंडेशन वाले साइड पे जाते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन परफॉर्म्ड होने चाहिए, इसके साथ साथ कब होने चाहिए, व्हेन इट इज शुड बी परफॉर्म। तो हमने बताया वीकली बेसिस पे होने चाहिए या मंथली बेसिस पे होने चाहिए। मेंटेनिंग द कैश बुक एंड द रिकन, और इसको रिव्यू करने वाला कौन पर्सन है, शुड बी रिव्यूड बाय रिस्पॉन्सिबल, और इसको रिव्यू करने वाला एक पर्सन होना चाहिए जो ये देखेगा कि बैंक रिकंसिलिएशन सही तरीके से परफॉर्म किए जा रहे हैं, टाइमली परफॉर्म किए। दिस इज द प्रॉपर रिकमेंडेशन दैट यू शुड हैव गिव। जब आपसे इस तरीके के क्वेश्चन में रिकमेंडेशन मांगी जाए, आप आंसर क्वेश्चन को रिपीट नहीं करोगे, वो कर दिया उसके बाद आगे की पूरी बात आपको लिखनी है। आया समझ में बेटा, क्लियर है कैसे रिकमेंडेशन देनी है, यस और नो? Yes, sir. ये इन्होंने बताया, ठीक है। डायरेक्ट कंट्रोल्स में बढ़ा चुका हूं ऊपर आपको, डायरेक्ट कंट्रोल्स कौन से होते हैं क्या होते हैं, क्लियर है? Yes, sir. है ना? ये चैप्टर बेसिकली अपना हो गया कंप्लीट। कल करेंगे कुछ सर्टेन क्वेश्चंस इसके बचे हुए, है ना, और इसको खत्म कर लेंगे, है ना। परसों से फिर नया चैप्टर पढ़ना चालू कर देंगे, 9th पढ़ना चालू कर देंगे। ठीक है भाई? Yes, sir. Sir, जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल है वो नेक्स्ट चैप्टर में है? 9th या 10th है मेरे ख्याल से। प्रोसीजर्स आ जाएंगे ना, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, प्रोसीजर्स ही तो है। ये सिस्टम्स एंड, नहीं नहीं, 9 तो ये तो छोटा सा चैप्टर है। 10th हमारा प्रोसीजर्स होगा ना, 10th में ये सब चीजें आ जाएंगी फिर, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. 10th में अपने प्रोसीजर आ जाएंगे। 9th तो छोटा सा चैप्टर है, एक दिन में पढ़ा दूंगा पूरा, ठीक है। 10th फिर हमारा प्रोसीजर आ जाएगा, 10th 11th 12, फिर 2 3 चैप्टर हमारे थोड़ा टाइम के लिए रह जाएंगे बस।
इतना ही ज्यादा सिलेबस बचा भी नहीं है। ठीक है भाई, यस सर। चलो क्लास खत्म करें हम लोग आज की, और कोई डाउट हो तो बता दो। नो सर, नो डाउट्स। और मैकविटे 42% ऑफ मार्केट शेयर होल्ड करती है। 42% ना, तो 42% इज क्वाइट अ बिग शेयर ऑफ इन दी मार्केट, मतलब आधा ही हो गया लगभग आपके देश में। आधे से ज्यादा लोग आप ही का बिस्किट खा रहे हैं, है ना। यस सर। तो वो काफी बड़ा ब्रांड है मैकविटीज वहाँ पे, और फिर इंडिया से ज्यादा बहुत ज्यादा, हालांकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, बट प्रोडक्टली वो देखें तो वहां पे इन सब चीजों की डिमांड ज्यादा है, कुकीज की, और ये सब इंडिया में कंपैरेटिवली लोग इतना नहीं मतलब करते हैं, मतलब बट अपने तरीके से, और उनके तरीके में फर्क है उस चीज, है ना। यस वो सर। टाइम मिले तो सिस्टम पढ़ना है इनका कि भाई मैकविटीज किस तरीके से, उनका ऑटोमेटिक परचेज सिस्टम कैसा है ना, पढ़ना टाइम मिले तो। चलो भाई, और कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे सिमरन वैदिक। नो सर, नो डाउट। नो सर। चलो नो डाउट्स। क्लास खत्म करते हैं, बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर, बाय। देखो